हेलो एवरीवन। तो चलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो कुछ सम्स हमारे बचे हुए थे आज हम उसे सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आता हूं 2006 का सम नंबर 1, पेज नंबर 39। देखिए सम्स में क्या दिया हुआ है, जस्ट रीड करिएगा। कंपनी का शेयर मार्केट में 20 रुपया में ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट प्राइस इज ₹20 एंड कंपनी 2 रुपया का डिविडेंड देता है एंड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं 5% का ग्रोथ रेट। और आपसे पूछा है भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो, और अगर ग्रोथ रेट 7% हो तो मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए ये बता दो। चलिए हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले हम ए नंबर पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो के इक्वल टू ग्रोथ वाला पार्ट है, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 प्लस जी। तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, सिंस सीडीटी नहीं है इसलिए मैंने 1 प्लस सीडीटी नहीं लिखा है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज ₹2 एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹20 एंड ग्रोथ रेट इज 5%। दैट मीन्स हमें पता चला कि 15% का हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। इसी का बी पोर्शन हमसे क्या पूछ रहे हैं? फॉर्मूला में आइएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, मैं डीपीएस लिख दे रहा हूं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस जी इंटू 100 मैंने नहीं लिखा है, इक्वल टू के ही होता है। अगर हम यहां पे ये अप्लाई करना चाहें डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स क्या होता है, तो मैं यहां ये लिख सकता हूं के ई माइनस जी इक्वल टू डीपीएस बाई एमपीएस। हमें तो मार्केट प्राइस चाहिए, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि देयरफॉर मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू डीपीएस डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। इसी फॉर्मूला को मैंने अल्टीमेटली एक्सटेंड कर दिया मार्केट प्राइस निकालने के। अब आपको क्या करना है, अगर इसमें मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है तो आप इंफॉर्मेशंस को पुट कर दो। तो देयरफॉर मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू टीपीएस, आपको पता है क्या? यस सर 2 रुपया है, डिवाइडेड बाई के ही पता है, यस सर 15% है, माइनस 7% इज जी। 2 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट बचा? 15% माइनस 7%। मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹, हो गया सॉल्व। तो देखो ऐसा ही सम पूछा जाता है, इजी इजी सम पूछे जाते हैं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। चलिए नेक्स्ट सम में आते हैं 2006 का। हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोला है यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट एज वेल एज बुक वैल्यू वेट। पहले हम सबका इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल लेते हैं। किन किन का कॉस्ट निकाला जाए? के ही निकालते हैं पहले तो। कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? ग्रोथ है क्या? यस ग्रोथ है।
हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय, यहां पे कहीं पे भी हमें सीडीटी के बारे में नहीं बोला है, तो P0 इंटू 100 प्लस G. Dividend is rupees 2 and market price per share is rupees 25 plus growth is 8%. तो K इज इक्वल टू 16%. चलिए ये तो पता चल गया. अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए KR मतलब कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. जो मैंने क्या बताया था, जो KE होता है वही कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है. अब नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है? रिडीमेबल है. चलिए तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंसेस प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी पीरियड. क्या है? 7. अगर इसको अप्लाई करते हो तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंसेस होगा कितना? 100 रुपया का एक प्रेफरेंसेस, 12% उसमें डिविडेंड रेट, तो 12 रुपया तो डिविडेंड आ गया, प्लस रिडीमेबल वैल्यू नहीं बताया है. जब रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं बताया जाए तो ऑलवेज कंसीडर रिडीमेबल वैल्यू एज फेस वैल्यू, मतलब 100 लेना पड़े. एंड सेल वैल्यू क्या है? मार्केट में करेंटली 75 रुपीज में बिक रहा है. तो इसका आंसर कितना आना? $17.80. चलिए कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर्स भी हमें पता चल गया है, इट्स 17.80. अब क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स चाहिए. ये भी रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है? ये भी रिडीमेबल है. राइट. कल ही मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था, याद है ये फॉर्मूला? ओके. अब इसे हम अप्लाई करते हैं. आई कितना होगा? सिंस डिवेंचर्स तो 100 रुपया का ही होगा, क्योंकि कुछ बताया तो है नहीं. तो 100 रुपया का 14%, 14 रुपीज. 1 माइनस टी, टैक्स रेट इज 50%. रिडीमेबल वैल्यू कितना है? बताया नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे? रिडीमेबल वैल्यू 100 एंड सेल वैल्यू दिया हुआ है क्या? यस, 90 रुपीज में मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं एंड मेच्योरिटी पीरियड इज 6. नाउ सॉल्व इट. तो ये कितना होना चाहिए?
9.13। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स भी हमें पता चल गया, इट्स 9.13। अब क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। इसका तो सिंपल फॉर्मूला है I1 - T। आई रेफर्स टू इंटरेस्ट रेट, दैट इज 14%। टर्म लोन का कॉस्ट इज 7%। अब बहुत ही इजी है, हमें निकालना क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए हम आ जाते हैं फॉर्मेट में। यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 लैक्स, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लैक्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स 120 लैक्स, 14% डिवेंचर्स 70 lakhs and 14% term loan। टोटल 400 लाख है। अब हमें पता करना है कौन सा पार्ट किसका कितना प्रपोर्शन है। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लैक्स है आउट ऑफ टोटल 400 लैक्स फंड्स, एंड दैट मीन्स इट कम्स टू 0.25, 10 आउट ऑफ 400। ये क्या दिया हुआ है कि आपने कैलकुलेट किया है अभी? टर्म लोन का 7 है, डिवेंचर्स का 9.13 है, रिटेन अर्निंग का 16% है, रेफरेंसेस का 7.80। हो गया सम सॉल्व। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू बैठाना है। चलिए देखते हैं।
दैट मीन्स हमारा के ओ कितना आ रहा है 12.60। गॉट इट, समझ में आया? बस यही करना था आपने को। तो ये तो हमने बुक वैल्यू वेट्स पे लिया। अब मार्केट वैल्यू वेट्स का एक बार 10 मिनट का आप अपने आप ट्राई करो। मैंने पहले ऐसा समझ भी करवाया है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए ट्राई करिए और जेन्युइनली ट्राई खुद ही करिएगा। ओके चलो देखो आपने क्या किया है। मार्केट वैल्यू वेट्स को कंसीडर करते हुए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया है, चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, डिवेंचर्स एंड टर्म लोन। देखो एक चीज ध्यान रखना, रिजर्व्स एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू नहीं होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब अपने आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में। चलिए सबकी मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, अब देखो यहां पे 100 लाख के शेयर्स हैं हमारे पास, और इच शेयर इज ऑफ 10 लाख शेयर्स, ये पता है तो दरकार ही नहीं है कुछ। 10 लाख शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाई इच शेयर की मार्केट वैल्यू इज 25 रुपया। तो ये कितना आ गया देखो, 250 लाख। ओके चलिए, और इसके बाद फर्दर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि वी हैव 10,000 शेयर्स, and market value is currently it is quoted at rupees 75। 10,000 शेयर्स को क्या मैं लैक्स में कन्वर्ट करूं, क्योंकि हर चीज लैक्स में दी हुई, तो मैं क्या बोल सकता हूं 10,000 को एक काम करो ना 1 लाख से डिवाइड कर दो। मैं बोल सकता हूं 0.1 लाख शेयर्स, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 75, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 75 है। तो रुपीज 7.5 लैक्स इज द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ओके नेक्स्ट किसकी मार्केट वैल्यू चाहिए, डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू चाहिए। एंड डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने 70,000, तो 70,000 को भी डिवाइडेड बाई 1 लाख कर दो, तो मुझे पता चला 0.7 लैक्स डिवेंचर्स है, क्योंकि एक डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 90 रुपया है। $63 लाख मार्केट वैल्यू के डिवेंचर्स हमारे। ओके चलिए इसे यहां दिखा देते हैं। हमें कितना दिखाना है, 250 लाख का मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू इज 7.5 लैक्स, डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू इज 63 लैक्स, एंड टर्म लोन्स की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है, तो इट इज 100 लैक्स, तो यहां पे भी 100 लैक्स ही ले। इसका टोटल कर ले, इसका टोटल कितना आ रहा है सर देखो, ये आ रही है ना, एक बार चेक कर लो। 70,000 डिवेंचर्स है, पर डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 60 रुपीज है, ये सेम नहीं आ
क्या, तो इसका टोटल कर लिया जाए। इसका टोटल कितना हो रहा है सर? 420.5। अब इसके बेसिस पे वेट्स निकाल लो। वेट्स निकालना आपको आता है। 250 डिवाइडेड बाई 420.5 इक्वल टू 0.59। 0.01 0.02। रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू नहीं होती है। वन हो रहा है और के हमें पता है। के कितना कितना है? 16, 17.80। नो रिजर्व एंड सरप्लस का कॉस्ट अब इसे हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करना है, इधर आएगा ही नहीं। $12.85। तो वी कैन से कि एट मार्केट वैल्यू वेट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12.85%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं 2007 का सम। बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो। मैंने सेकंड सम तो करवा ही दी है, मैं फर्स्ट सम की बात कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी इजी पार्ट। ओके, तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, मैं वही करवा रहा हूँ और नहीं करवा रहा हूँ। अभी हम 2010 के सम करेंगे। चलिए 2010 के सम में आते हैं। सम रीड कर लो क्या बोला है। देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सम लग रहा है। इस सम में आपको क्या दिया हुआ है, आपको बहुत एक कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत सारे कैपिटल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। दे आर आस्किंग कि भाई आपको इसमें से एक ऐसा डेट इक्विटी मिक्स निकाल के देना है जो आपके लिए ऑप्टिमम हो, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो। सोचो, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करोगे? सबसे कम कॉस्ट है, राइट? देखो, अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो खुद सोचो, आप कोई भी सामान लेना चाहोगे,
आपको सेम प्राइस सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर कम प्राइस में मिले तो आप कम प्राइस पे ही लोगे ना। तो जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट शुड हैव मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। तो सर हमारे पास तो कितने सारे प्लान्स दे दिए गए हैं, देखो इसे कैसे कंसीडर करेंगे, इसका फॉर्मेटिंग क्या रहेगा वो समझना। हम लोग एक बार मुझे ये बताओ, आप लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कर क्या रहे थे? आप क्या कर रहे थे? देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ वेट इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ वेट ऑफ प्रेफरेंसेस इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, आपको प्लस किए जा रहे थे ना। सेम चीज यहां अप्लाई करेंगे। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जैसे सपोज कर लो मैं मान लेता हूं वेट्स ऑफ डिवेंचर्स वेट्स ऑफ इक्विटी वेट्स ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो अगर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेट्स ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट्स ऑफ वेट इंटू कॉस्ट ऑफ वेट्स ऑफ डिवेंचर्स इंटू कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। यही तो करेंगे, राइट? यही अप्लाई करना है। इस कैसे मैं बताता हूं। ओके, चलिए ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम अगर फॉर्मूला बेस पे चाहे तो इस तरह वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? चलिए तो इसी बेस पे हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं। एक करेक्शन कर लीजिएगा सब में, इसमें डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पहला पार्ट 9 दिया हुआ है, दैट शुड बी 0। ठीक है, ओके। चलिए तो फॉर्मेट में आते हैं, हमें फॉर्मेट क्या ड्राफ्ट करना होगा। देखो हमें ये 4 कॉलम्स तो लेने होंगे कि पांचवा कॉलम लेना, ठीक है? मतलब 5 कॉलम्स है। स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट डिफरेंट डेट इक्विटी मिक्स। हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले ले रहे हैं वेट्स ऑफ डेट दैट इज
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, ये जो फॉर्मूला बताया वो अप्लाई कर। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? रेट्स ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ, बस ये करते ही हमें क्या मिल जाएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए इसे अप्लाई कर देते हैं। पहले देखते हैं वेट ऑफ डेट और इक्विटी है कितना, कॉस्ट कितना है, कॉपी करते हैं पहले। देखो वेट ऑफ डेट अगर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 0 तो वेट ऑफ इक्विटी 1 हो जाएगा। अगर वेट ऑफ डेट इज 0.1 तो इट शुड बी 0.9। ये तो ऑब्वियस बात है, टोटल 1 में से ही सिलेक्शन करना है। इफ इट इज 0.2 तो इट विल बी 0.8। if it is 0.3 so it will be 0.7, if it is 0.4 so it should be 0.6, if it is 0.5 so it should be 0.5, if it is 0.6 so it should be 0.4। अब कॉस्ट क्या क्या दिया गया? 5%, सब परसेंट में रहेगा कॉस्ट। अगेन इट इज 5, देन फिर 5, देन 5.5, देन 6, देन 6.5, देन 8। बहुत इजी है बट आपको पता होना चाहिए था। राइट अब बस इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालते जाते हैं। देखो मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो कितना हो रहा है। ये आपको कैलकुलेट करना आता है, बस आप डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेट करोगे। ये आ रहा है 12%, ये आ रहा है 11%, ये आ रहा है 11%, ये आ रहा है 10.75%, ये आ रहा है 10.8%, 11 इट इज 12.8। सोचो सबसे कम कॉस्ट दिख कहाँ रहा है सर? दिस इज पार्ट जहां पे सबसे कम कॉस्ट है, एंड उस समय हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? 0.3:0.7। तो मतलब बेसिकली वी कैन से, क्योंकि ये सबसे कम कॉस्ट यहां पे आ रहा है, तो वी कैन से कि ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स शुड बी डेट ये होना चाहिए। बिकॉज क्यों ये होना चाहिए? बिकॉज एट दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम है, दैट इज वाई ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सम था। एक सम हमारे पास आ रहा है डिफरेंट टाइप का, दैट इज 2011। उसे हम करते हैं। थाउजेंड 2011 का आई थिंक एक ही सम है कि दो सम है? यस एक ही सम है। चलिए देखते हैं। हमें कैपिटल स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। देखिए हमें एडिशनल फंड चाहिए। एडिशनल फाइनेंस चाहिए ऑफ 20 लाख। इसमें से ये बोल रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ कितना है? 4 लाख पड़ा हुआ है। तो हम उसे प्लॉ बैक कर लेंगे। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब अपने प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट कर देना। तो बेसिकली हमारे पास 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है। इसका मतलब
रिक्वायरमेंट कितने का है? ₹16 लाख का। अब कहां से अरेंज करोगे, कैसे अरेंज करोगे? दे आर सेइंग कि डेट इक्विटी मिक्स जो होना चाहिए 40:60 का ही होना चाहिए। ओके, तो ये जो 20 लाख दिया हुआ है इसमें डेट इक्विटी मिक्स क्या होना चाहिए? डेट इक्विटी, तो डेट जो होगा और इक्विटी जो होगी 20 लाख का 4:6 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब 8 लाख का डेट होना चाहिए और 12 लाख का इक्विटी होना चाहिए। रेशियो में डिवाइड किया है मैंने और कुछ नहीं किया है, एंड द रेशियो इज 4:6। ठीक है, ओके। तो मेरे को यहां पे पता चल रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले एक बार हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसमें देखते हैं। तो इक्विटी में एक पार्ट रहता है शेयर कैपिटल, दूसरा पार्ट होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मेरे और डेट मेरे को चाहिए 8 लाख का, इक्विटी में 4 लाख मेरे पास है, तो मेरे को इक्विटी में 12 लाख चाहिए था, यानी 8 लाख और कैपिटल के थ्रू लाना पड़े, राइट। ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमें 8 लाख कैपिटल से लाना है, 8 लाख डेट से लाना है। क्लियर है ये पार्ट सबको? दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब करना क्या है, कैसे अरेंज करेंगे? डेट हम लोग जो अरेंज करेंगे 4 लाख तक का डेट 10% के रेट पे मिलेगा और बैलेंस जो डेट होगा 4 लाख के ऊपर वो 12% के। ठीक है, चलिए कैपिटल स्ट्रक्चर हमें पता चल चुका है। कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस कर देते, ठीक है। ओके, देखिए हमें क्या चेंजेस करनी है। मैं चेंज बस ये करने वाला हूं, ये जो डेट है ना इसको थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं। डेट में मुझे पता है 4 लाख तक का डेट क्या होगा, एट द रेट 10% पे मिल रहा है, और बैलेंस 4 लाख का डेट एट द रेट 12% पे। यही चीज मुझे करनी। टोटल 8 लाख है, टोटल 20 लाख है। ओके, चलिए अब हम आते हैं, हमें पता तो चल चुका है क्या स्ट्रक्चर है, सोर्सेस क्या है ये भी पता है, हमें बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट निकाल के देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम निकालने जा रहे हैं तो सबसे मैं क्या पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखिए ईपीएस आपको पता है डिविडेंड पे आउट इज 60% ऑफ द अर्निंग, इट इज 60% नॉट 60। तो बेसिकली क्या हुआ, डिविडेंड मेरा अपना फॉर्मूला क्या होता है, डीपीएस बाई एमपीएस इंटू 100, क्योंकि ग्रोथ दिया हुआ है तो प्लस जी। तो अब अगर आप यहां पे आओ तो डीपीएस कितना होगा, 5 रुपया का 60% होगा, क्योंकि आप जो भी अर्निंग है उसका 60% पे कर रहे हो। सीडीटी के बारे में बोला नहीं है। मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है हमें 35 रुपीज, प्लस ग्रोथ रेट हमें दिया हुआ है 5%। इसे लेते ही हमें अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल जाएगा। देखो कितना हो रहा है, 8.57, 13.57%।
ठीक है, चलिए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप? देखो डेट है, डिवेंचर्स तो है नहीं, डायरेक्टली निकालो ना। कॉस्ट ऑफ डेट जो निकाल रहे हैं, अगर मैं 10% वाले का निकालते तो बिफोर टैक्स रेट है ना, हमें आफ्टर टैक्स निकालना है। हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I1 माइनस टी, तो दैट विल बी I इज 10%, 1 माइनस टी, टैक्स रेट इज 0.35। ठीक है, अब अपने आ जाओ, अगेन केडी निकाल रहे हैं जब बिफोर टैक्स रेट 12% है। सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, I1 माइनस टी, फिर I इज 12%, $7.8 हो गया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल। सोर्सेज, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 10% डेट, 12% डेट। अमाउंट, अमाउंट कितना है? 8 lakhs, 4 lakhs। राइट, अब वेट्स निकाल लीजिए आप। ये आपको पता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का कॉस्ट इक्विटी के कॉस्ट के बराबर होता है ऑलवेज। यहाँ पे 6.5 है, यहाँ पे 7.8 है। अब वो निकालना है जो आई थिंक आप सबको पता है, जो आप लोग निकाल लोगे। राइट सर, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 5.42, 2.71, 1.3, 1.56, 11। मतलब बेसिकली वी कैन से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11%। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो यही है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, और कुछ नहीं है, इसको समझ के रखना है, एक क्वेश्चन इससे मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ, एंड इसको रिवाइज करके रखिएगा, कोई होमवर्क नहीं करना है, जितना सब मैं बताया हूं उसी को आप 2 बार बना लो बस, और कुछ नहीं चाहिए, इसी में से आएगा। चलो टेक केयर, बाय बाय।